चलें जी, हम अपना सिलेबस का जो ग्रिड नंबर सी जो है उसको डिस्कस करते हैं। दैट इज़ अबाउट द इनकम टैक्स लॉस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्या है, कैसे है और किस तरह से है, हम उसे क्या कर रहे होंगे, लेके चल रहे होंगे। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि सबसे पहले जब आपका ये कैफ टू टैक्स प्रैक्टिसेस था तो ये तब भी सिलेबस का पार्ट था, बट ये सेपरेट ग्रिड का पार्ट नहीं था। अब जो है ये आपके सिलेबस का सेपरेट ग्रिड का पार्ट बना दिया गया है, तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। अब चूंकि दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर ग्रिड, तो इसमें से 10 से 15 नंबर जो है वो पेपर में लाजमी आएंगे ही आएंगे। पहले ये था कि बच्चे इसको चॉइस पे छोड़ देते थे, करते थे नहीं करते थे, कर लिया इग्नोर कर दिया। अक्सर सवाल आता था कि ये एरिया कर लो और ये एरिया छोड़ देता हूँ, इसमें से क्या आएगा क्या नहीं आएगा। और होता भी यही था कि कुछ अटेम्प्ट्स में ऐसे था कि एग्जामिनर ने सिर्फ इनमें से सिर्फ एक एक सवाल दो दो नंबर का ही पूछा हुआ है और कुछ अटेम्प्ट पूछा ही नहीं हुआ। लेकिन अब चूंकि वो ग्रिड में ले आया है, तो अब ग्रिड में एग्जामिनर जो है वो बाउंड हो गया है कि वो इस एस्पेक्ट से जो है वो चीज़ों को क्या करेगा, वो डिस्कस आउट कर रहा होगा, वो लेकर चल रहा होगा। तो ये है अब हमारे पास प्रैक्टिकल एरिया अबाउट द टेक्स्ट, कि हम प्रैक्टिकली हम किस तरह से लेके चलेंगे, वो हमने यहाँ पर क्या करना है, देखना है, वो हमने यहाँ पर सीखना है। दैट इज बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस, कि हमारी इंतज़ामिया जो है वो किस तरह से काम करती है, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर देख रहे होंगे। ओके, अब इसमें जो एरिया आएगा बेसिकली वो हमारा रिटर्न असेसमेंट अपील आएगा। और हम देखेंगे कि रिटर्न्स क्या होती हैं, असेसमेंट क्या होती है, अपील का प्रोसीजर क्या है, वेल्थ स्टेटमेंट हम किस तरह से फाइल करेंगे। ये सारा कुछ जो है वो हमने यहाँ पर देखना है, हमने यहाँ पर लेकर चलना होगा। तो चलते हैं, थ्योरेटिकल एरिया है, देखते हैं। और ये करना पड़ेगा आपको, मैं आपको कुछ समरीज गिवन करूंगा 1 पेजर, वो समरीज आप लोग कर लेंगे, आपका रिटर्न असेसमेंट अपील जो है वो पूरा हो जाएगा। फिर हम इसके पास पेपर्स जो हैं वो करेंगे, और पास पेपर्स करने के बाद आपका ये एरिया खत्म हो जाएगा। पास पेपर्स का बेंचमार्क याद रखिएगा, तो आपने स्प्रिंग 22 से लेके जो आपका ऑटम 25 है, इसके यहाँ तक के पास पेपर सारे करने। इससे प्रीवियस करना चाहो तो कर लो, बट ये वाले पास पेपर जो हैं वो आपके लिए इनफ है, इनफ नहीं मोर देन इनफ है टू हैव द सफिशिएंट प्रैक्टिस जिसको आपको रिक्वायर होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिटर्न कौन फाइल करेगा। भाई अभी तक जितना हम लोगों ने टेक्स्ट पढ़ा सारा पढ़ के आए हैं, आप लोगों ने इनकम की कैलकुलेशन जो है वो देखी है कि इनकम हमारी किस तरह से कैलकुलेट हो रही होगी, हमने उसको सीखा। हमने देखा कि हमारे पास सैलरी है, हमने देखा हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमने देखा हमारे पास बिजनेस है, हमारे पास देखा कि कैपिटल गेन है, हमारे पास अदर सोर्स है। इनको जमा करने के बाद हमने अपने टोटल इनकम जो है वो कैलकुलेट करना सीखी। तो हमने बेसिकली दिस वन, हमने ये इनकम जो है वो क्या देखी है, वो कैलकुलेट करना सीखी है, हमने ये इनकम कैलकुलेट करना सीखी। फिर इस इनकम के ऊपर हमने रेट्स जो है वो मल्टीप्लाई किए, और हमने इनको रेट्स को मल्टीप्लाई करके हमने जो हमारा टैक्स है, हमने टैक्स की कैलकुलेशन जो है वो भी बड़ी तफसील में देखी, बड़ी तफसील में सीखी कि टैक्स हमने किस तरह से कैलकुलेट करना होता है। तो ये जो हमने न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से देखी है, तो भाई ये हमने प्रैक्टिकल करना है ना। ये जो जितना आपको यहाँ पे सीखा है तो प्रैक्टिकली कैसे हो चलेगा, एट द एंड मैं आपको दिखाऊंगा आयरस क्या होता है, किस तरह हम काम करते हैं वो। ये सारा कुछ हमने हुकूमत को कैसे बताना है, किस तरह जमा करवाना है, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो हमने हुकूमत तक कैसे लेके जानी है, वो हमने क्या करना है, वो अब हमने यहाँ पे देखना है। और ये सारा कुछ हम किस में जमा करवाएंगे, हम रिटर्न्स की फॉर्म में जमा करवा रहे हैं। आप अक्सर वर्ड सुनते होंगे गोशवारे,
कि इनकम टैक्स के गोशवारे जो हैं वो जमा करवाई जाए। तो ये डिटेल्स जो हैं वो क्या करनी है, आपने सबमिट करवानी है। अब पहला सवाल ही ये आता है कि यह रिटर्न कौन कौन जमा करवाएगा। क्या हर बंदे जो है वो रिटर्न जमा करवाएंगे? द आंसर इज नो। ये लोग हैं, ये सिर्फ क्या करेंगे, अपने रिटर्न जो है वो सबमिट करवा रहे होंगे। तो कौन कौन से हैं, ये याद रखना है आपने। इसमें से जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली या मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होगा वो भी देखेंगे। कहते नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करेंगे? ये आपका जो है वो रिटर्न जमा करवा रहे हैं। एवरी कंपनी जो है रिटर्न जमा करवाएगी, इंक्लूडिंग एम एनपीओ। कोई भी पर्सन जिसकी इनकम बेसिक टैक्सेबल एग्जेम्पशन से ज़्यादा है। आप लोगों ने स्लैब रेट्स देखे होंगे। आपने देखा होगा कि 6 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट है। जो 6 लाख से ज़्यादा है उसके ऊपर टैक्स है। तो अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, टैक्स जो है पे कर रहे होंगे। या कोई भी पर्सन जिसके पास इनकम एफटीआर में फॉल कर रही है, उस पर टैक्स पे करेंगे। या कोई भी ऐसा पर्सन जो पिछले 2 साल तक अपनी इनकम में टैक्स पे करता रहा है, वो भी अपने रिटर्न क्या करेगा, जमा करवाएगा और वो टैक्स पे कर रहा होगा। उसके अलावा वो बंदा जिसने लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है वो भी क्या करेगा, वो भी जो है अपनी इनकम जो है वो क्या कर रहा होगा, वो लेकर चल रहा होगा, रिटर्न जमा कराएगा। इनकम रिटर्न की सबमिशन है और द बिजनेस इनकम। क्या आपके पास कंपनी है, आप क्या करेंगे, आप return देंगे। लेकिन ये है ना, ये क्राइटेरिया दैट इज बेस्ड अपॉन द एसेट्स। ये हम आपकी एसेट्स की बेसिस पे क्या करेंगे, हम इनको लेकर चल रहे हैं। अब क्या है कि कोई पर्सन जिसके पास कोई इनमूवेबल प्रॉपर्टी है, 500 स्क्वायर यार्ड की या ज़्यादा की फ्लैट हो जाता था, वो बंदा क्या करेगा, वो जो है, जमा करवा रहा है। उसके अलावा जैसे बजट में प्रॉपर्टी है, 500 स्क्वायर यार्ड की है, किसी रेटिंग है, दूर दराज के इलाके में, वो भी क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा। उसके बाद है कोई भी पर्सन जो जिसके पास फ्लैट है 2000 स्क्वायर फीट का या उससे ज़्यादा किसी रेटिंग एरिया में, वो भी क्या करेगा और रिटर्न जमा कराएगा। या वो बंदा जिसके पास गाड़ी है 1000 सीसी से ज़्यादा, वो भी क्या करेगा, रिटर्न सबमिट करवा रहा होगा। तो ये वाले जो है ना, ये हैं एसेट्स के पर्सपेक्टिव से। जिनके पास ये एसेट्स होंगे वो क्या करेंगे, रिटर्न जमा करवा रहे होंगे। इज इट क्लियर? ये जो है ना, ये दिस इज द एक्सेप्शन टू दिस रूल। ये जो हमने रूल पढ़ा है, इसकी एक्सेप्शन है कि इन लोगों को जो पॉइंट एफ से लेके आई तक हैं, इनको रिटर्न जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है अगर वो इसको फुलफिल कर रहे हैं। वो कौन से हैं, कि अगर वो बंदा नॉन रेजिडेंट है, या विडो है, या ऑर्फन है जिसकी उम्र 25 साल तक है, या डिसेबल पर्सन है। अगर इन लोगों के पास गाड़ी है या इतनी एरिया के एसेट्स हैं, तो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दीज एसेट्स, ऑन द बेसिस ऑफ दीज कार, इनको रिटर्न जो है वो सबमिट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो याद रखिएगा, इसकी एक्सेप्शन क्या है, डाउन, डिसेबल, ऑर्फन, विडो और नॉन रेजिडेंट। इन लोगों को सिर्फ इन एसेट्स की बेसिस के ऊपर रिटर्न जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक विडो है, तो इसका बंदा जो है वो अल्लाह के पास चला गया और इस विडो के नाम पे फॉर एग्जांपल मर्सिडीज C180 हो गई। अब C180 इसके बंदे की थी, बंदा मर गया, गाड़ी किसकी हो गई है, उसकी विडो की हो गई है। अब ये गाड़ी जो है फॉर एग्जांपल ये है 1800 सीसी गाड़ी, और ये कहते हैं कि भाई जिसकी गाड़ी 1000 सीसी से अबव है उसको रिटर्न जमा करवानी चाहिए। लेकिन चूंकि ये विडो है, अब वो इसके बेस के ऊपर रिटर्न जमा नहीं करवाएगी। या अगर ये बाद में अपना कोई बिजनेस शुरू करवाती है या कोई भी काम करती है और इसकी इनकम जो है वो आती है, और इसकी इनकम जो है वो 6 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है, इसकी इनकम 6 लाख रुपए से ज़्यादा होती है,
फिर इसको उस इनकम की बेसिस के ऊपर रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी, बट इसको इन एसेट्स के बेसिस के ऊपर रिटर्न जमा नहीं करवाने पड़ेंगे। तो कौन कौन है? डिसेबल्ड, ऑर्फन, विडो और नॉन रेजिडेंट। ये इस रूल की एक्सेप्शन है, और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो पेपर में मिलेगा कि भाई बताएं इसकी एक्सेप्शन। इज इट क्लियर? उसके बाद वो पर्सन जिसने अपना एनटीएन नंबर जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है, वो भी क्या करेगा? रिटर्न जमा करवाएगा। उसके बाद वो बंदा जिसके पास इंडस्ट्रियल कनेक्शन है, बिजली का, गैस का, उसका सालाना बिल जो है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा है, वो भी क्या करेगा? रिटर्न जमा करवाएगा। उसके बाद रेजिडेंट पर्सन जो किसी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में रजिस्टर्ड है, किसी भी ट्रेड एसोसिएशन में रजिस्टर्ड है, जैसे पीएमडीसी में डॉक्टर है, इंजीनियर है, बार काउंसिल का मेंबर है, हाईकेप का मेंबर है, जो प्रोफेशनल्स हैं, ये भी क्या करेंगे? रिटर्न जमा करवाएंगे। या कोई भी ऐसा बंदा जिसको एफबीआर कह दे, वो भी क्या करेगा? रिटर्न जमा करवाएगा। अलॉन्ग विद द रिटर्न वो वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करेगा, और अपनी उसके अगर वो एलिजिबल है फॉरेन इनकम के लिए, तो फॉरेन इनकम स्टेटमेंट जो है वो भी फाइल कर रहा हो। तो ये वो लोग हैं इनको क्या करनी पड़ेगी? रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। इज इट क्लियर? जब आप रिटर्न जमा करवाने की बात करेंगे तो आपने रिमेंबर याद रखना है कि आपने अपना बिजनेस बैंक अकाउंट जो है वो डिक्लेयर करना है। अगर आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है या वट एवर जो भी इनकम है, आपको अपना बैंक अकाउंट जो है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आप अपना बैंक अकाउंट डिक्लेयर नहीं करते कि ये मेरा बिजनेस बैंक अकाउंट है, तो उसके जो भी एक्सपेंसेस वगैरह अगर आप बिजनेस में क्लेम करने चाहोगे तो आप वो क्लेम नहीं कर पाओगे। अगर बिजनेस में एक्सपेंसेस क्लेम करने हैं, आपको बिजनेस बैंक अकाउंट डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये मेरा बिजनेस बैंक अकाउंट है, मैं इससे ऑपरेट कर रहा हूँ, सारे खर्चे यहाँ पे, इनकम यहाँ पे है। फिर वही उसी में से जो खर्चे किए होंगे आप क्लेम कर पाएंगे, अदरवाइज जो है आप उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब सवाल ये है कि जो हमने रिटर्न जमा करवानी है वो किस तरह से करवानी है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग ऑफ दैट रिटर्न? क्या हमारे पास कोई कागज़ आएगा, हम वो कागज़ भरेंगे, लिखेंगे, और वो कागज़ भर के हम जाकर गवर्नमेंट को सबमिट कराएंगे? ऐसा होगा? नहीं। ये सारा कुछ जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होगा। किस तरह होगा? इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक फाइल करने का मतलब क्या होगा कि आप लोग जाएंगे आप लोग जाएंगे अपने गूगल के ऊपर, और यहाँ पे आप लिखेंगे IRIS, लॉगिन पे जाएंगे, और यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे IRS के ऊपर, पोर्टल के ऊपर, तो आप यहाँ पे सारी अपने रिटर्न जो है वो क्या कर रहे होंगे? सबमिट करवा रहे होंगे। तो यहाँ पे आपका एनटीएन नंबर जो है वो मिलेगा, सारा कुछ आप यहाँ कुछ यहाँ पे करेंगे। तो दिस इज हाउ आपने यहाँ पे क्या करना है, सारा लेकर चलना होगा। अभी हम एट द एंड देखेंगे कि कैसे हम रिटर्न फाइल करते हैं। हम एट द एंड जो है वो डिस्कस करेंगे जब हम बैलेंस स्टेटमेंट जो है उसके ऊपर आएंगे। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग जो है रिटर्न की होगी। आपके पास मीडियम दिखाया है, इस पोर्टल पे जाके आप क्या करेंगे? अपने रिटर्न जो है वो जमा करवा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, किस किस क्या जमा करवाने हैं, ये टेबल जो है वो आपका रीड ओनली है, इस टेबल को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिमेंबर, कंपनी और एओपी जो है वो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम और जितनी भी विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स हैं वो सब सबमिट करेंगी। जैसे पर्सन जो सेल्स टैक्स पे रजिस्टर्ड हैं वो भी रिटर्न ऑफ इनकम और विद होल्डिंग स्टेटमेंट जमा कराएंगे। एक बंदा जिसके पास सिर्फ सैलरी इनकम है तो वो अपना सैलरी सर्टिफिकेट और बैंक अकाउंट की जो स्टेटमेंट है वो जमा करवाएगा, और जो उसकी टैक्स विद होल्डिंग सर्टिफिकेट होगा वो सबमिट करवा के बैठेगा। उसके बाद कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसकी आप कह सकते हैं इनकम जो है वो 1 मिलियन से ज़्यादा है, लेकिन टर्नओवर जो है वो 50 मिलियन से ज़्यादा है, तो रिटर्न ऑफ इनकम और विद होल्डिंग स्टेटमेंट जो है वो सबमिट करवाएगा। फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो विद होल्डिंग टैक्स की स्टेटमेंट जमा कराते हैं। जो भी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी जिसने रिफंड क्लेम करना है वो भी रिटर्न की इनकम जमा कराएंगे। कोई पर्सन जिसने रिफंड क्लेम करना है वो क्या करेगा? रिटर्न जमा करवा रहा। उसके बाद है हमारे पास नोटिस बाय द कमिश्नर फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न। भाई, कमिश्नर जो है ना वो किसी बंदे को भी नोटिस इशू कर सकता है कि रिटर्न जमा करो। एक थंब रूल याद रखिएगा, एक थंब रूल, कि जो भी कमिश्नर नोटिस इशू करता है ना, नोटिस में टाइम जो है वो
30 दिन का होता है। कितने का? 30 दिन का। वो खुद डेट स्पेसिफाई कर सकता है कि इस दिन तक रिटर्न जमा करा दो या इस दिन तक मुझे जवाब दो। अगर वो रिटर्न की डेट स्पेसिफाई नहीं करता तो अमूमी तौर के ऊपर 30 दिन में वो आपको कोई भी नोटिस भेजेगा। आपने क्या करना है, आपने 30 दिन में वो नोटिस का जवाब देना होगा। तो नोटिस कौन भेजता है? नोटिस कौन भेजता है? नोटिस आता है बाय डिपार्टमेंट। नोटिस आता है बाय डिपार्टमेंट। नोटिस किसको आता है? टू टैक्स पेयर। इस नोटिस का जो टाइम अमूमी तौर के ऊपर होता है वो 30 दिन का होता है। अगर वो टाइम लिमिट बता दे, डेट स्पेसिफाई कर दे, ठीक है, बाय डिफॉल्ट 30 दिन में आपको इसका जवाब जो है देना होगा। अब सवाल ये है कि कमिश्नर किसी को भी नोटिस इशू कर सकता है कि रिटर्न जमा करो। सवाल ये है कि कमिश्नर किस साल का नोटिस इशू कर सकता है। रिमेंबर, याद रखिएगा कि अगर आपने पिछले 5 सालों में कोई रिटर्न जमा करवाई है, अभी फॉर एग्जांपल आपका टैक्स ईयर है 2026, ये है टैक्स ईयर हमारे पास 2026, 25, 24, 23, 22, 21। अगर आपने इन प्रीवियस 5 ईयर्स में से कभी भी रिटर्न जमा करवाई है तो कमिश्नर जो है वो इन 5 सालों में से किसी भी साल का आपको नोटिस भेज सकता है। तो किसी भी साल की इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे पूछ सकता है। लेकिन अगर आपने इन 5 सालों में रिटर्न जमा नहीं करवाई तो कमिश्नर के पास ये है ऑप्शन, पिछले 10 साल में किसी भी साल का नोटिस इशू करके आपका रिटर्न मंगवा सकता है। तो टाइम लिमिट आपने याद रखनी है। टाइम लिमिट आपके पास क्या है कि कमिश्नर पिछले 5 सालों में से किसी भी साल का नोटिस इशू कर सकता है अगर आपने रिटर्न जमा कराई है। और अगर आपने पिछले 5 सालों में कोई रिटर्न जमा नहीं करवाई तो कमिश्नर के पास पावर है कि वो 10 सालों में से किसी भी साल का नोटिस भेज सकता है कि भाई हमें ये इन्फॉर्मेशन जो है इसकी सबमिट करवाई जाए। जैसे क्वेश्चन है, ऑन 17 अक्टूबर 2022 कमिश्नर इशूड नोटिस टू मिस्टर बाजवा टू फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर टैक्स ईयर 2017। इज द कमिश्नर जस्टिफाइड इन इशूइंग द नोटिस? अब देखें, उसने दिया है 2022 में, तो 2022 का मतलब है कि ये टैक्स ईयर 2023 बनता है। इस साल नोटिस भेज रहा है तो 23, 22, 21, 20, 19, 18, पिछले 5 साल होते हैं पूरे यहाँ तक। इसने नोटिस भेजा है किसको? 2017 का। तो वो 18 तक का नोटिस भेज सकता था, 19 का भेज सकता है, 20 का भेज सकता है, 21 का भेज सकता है, 22 का भेज सकता था, ये वैलिड था। लेकिन चूंकि ये बियॉन्ड 5 ईयर्स है तो इसका नोटिस जो है वो क्या होगा आपका? इनवैलिड कंसिडर हो रहा होगा। क्या कंसिडर हो रहा होगा? इनवैलिड कंसिडर हो रहा होगा। उसके बाद है, जो बंदा रिटर्न जमा नहीं करवाएगा उसके साथ क्या सलूक होगा, एफपीआर क्या कुछ करेगा, वो हमने यहाँ पर देखना है कि एफपीआर के पास पावर्स हैं कि वो क्या कर सकता है। तो आपको इन्फोर्स कर सकता है कि हमें रिटर्न जमा करवा के दो। एफबीआर के पास पावर्स हैं कि वो आपको इन्फोर्स कर सकता है कि हमें रिटर्न जमा करवा के दो। अब ये पावर्स कहाँ पे आती हैं कि एक बंदा जिसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, उस बंदे का नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में लाने के लिए क्या कर सकता है? एफबीआर एक ऑर्डर इशू कर सकता है कि जिस जिस बंदे ने रिटर्न जमा नहीं कराई फड़ लो। अब अब वो ऑर्डर क्या इशू करेगा जिस बंदे का नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है? भाई जिस जिस बंदे ने रिटर्न जमा नहीं कराई वो कह देगा जी इसका मोबाइल फ़ोन बंद कर दो, सिमें बंद कर दो, इसका बिजली का कनेक्शन जो है मीटर वो काट दो, गैस का मीटर जो है वो काट दो, ये कह देगा। या इसको अगर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है और ये अगर जाना चाहता है बाहर वैसे ट्रैवल करने के लिए, रोक दो एयरपोर्ट के ऊपर। ये जो नॉन रेजिडेंट होंगे या जिनके पास NICOP होगा उनको नहीं रोका जाएगा, स्टूडेंट्स को नहीं रोका जाएगा, जो हज उम्रा के लिए जा रहे हैं उनको नहीं रोका जाएगा, उनके अलावा जितने भी बंदे होंगे उन्हें क्या कर दिया जाएगा? रोक दिया जाएगा।
तो ये कंसिक्वेंसेज जो है बेयर करने पड़ेंगे अगर आप रिटर्न जमा नहीं कराते। तो यू हैव टू फेस दीज कंसिक्वेंसेज, ये आपका होंगे। सिमें बंद हो जाएंगी, मोबाइल फ़ोन बंद हो जाएगा, बिजली का मीटर काट सकते हैं, गैस का मीटर जो है वो काट सकते हैं। फिर अब ये कैसे रिस्टोर होगा भाई? आप अगर रिटर्न जमा करवा दें, अगर आप अपनी जो रिटर्न जो है अगर वो सबमिट करवा दें और डिफ़ॉल्ट से चार्ज पे करें, अगर आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाएगा, फिर वो क्या किया जाएगा? फिर वो कह देगा कि भाईजान कि आपका रिटर्न जो है वो सबमिट हो गई है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जो है वो आपको वापस एटीएल में लेके आ रहे हैं और आपका जो हमने फ़ोन शोन काटा हुआ था उसको हम क्या कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं। तो रिमेंबर रिमेंबर दिस इज द प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, लेके चल रहे होते हैं। तो ये किसके लिए होगा? ये हर बंदे के लिए जिस बंदे ने रिटर्न सबमिट नहीं करवाई। ये है आपका जनरल ऑर्डर। ये क्या है आपका जनरल ऑर्डर है इस सब के लिए जो रिटर्न जमा नहीं करवाएगा। क्या जनरल ऑर्डर में सारे बंदे आ जाएंगे? नहीं, जो बंदा इनमें फॉल करेगा वो जनरल ऑर्डर में आएगा। अब ये क्या है? अब किसी बंदे का आपने मोबाइल फोन डीएक्टिवेट करना है, इससे बिजली के मीटर काटना है, इसको ट्रैवल में रोकना, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसको नोटिस भेजना है आपने रिटर्न जमा करवाने का। सबसे पहले आपने उसको नोटिस भेजना है रिटर्न जमा करवाने का। आपने उसको सबसे पहले भेजा नोटिस, ये रिटर्न जमा कराओ। उसने नोटिस का जवाब नहीं दिया और जो आपकी ड्यू डेट थी वो हो गई फिनिश। जो आपकी ड्यू डेट थी वो हो गई फिनिश, मुकर गई। और ड्यू डेट गुजरने के बाद भी आपने रिटर्न जमा नहीं कराई, फिर आप इनमें फॉल करोगे, फिर आपका बिजली पानी गैस जो है वो बंद किया जाएगा। इज इट क्लियर? इसको आपने अच्छी तरह से रीड करना है, अच्छी तरह से रीड करना है, इसको आपने अच्छी तरह से रीड करना है आपने। उसके बाद है क्या, क्या हम 12 माह से कम अरसे के रिटर्न जमा करवा सकते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। द आंसर इज यस, क्योंकि हमने रिटर्न जमा करवानी होती है 1 साल की। हम 1 साल से कम अरसे की रिटर्न भी जमा करवा सकते हैं। कब? जब एक बंदा मर गया। तो भाई एक बंदा मर गया तो उसकी डेट ऑफ हयात तक, जब तक वो जिंदा था उस दिन तक की हम रिटर्न जमा करा देंगे। एक बंदा बैंकरप्ट हो गया या लिक्विडेट हो गया, पक्का पक्का पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है, तो जितना टाइम पीरियड होगा हम उसमें से इतने टाइम पीरियड के टाइम जो है वो जमा करवा देंगे। ये चीज़ एज इट इज सेल्स टैक्स में, ये चीज़ एज इट इज किस में है? सेल्स टैक्स में एज इट इज है। सेल्स टैक्स में भी हम यही पॉइंट जो है हम ये पढ़ रहे होंगे। तो 12 माह से कम से रिटर्न जमा हो सकती है? आंसर इज यस। कब? जब बंदा मर जाए, बैंकरप्ट हो जाए, लिक्विडेशन में चला जाए या पाकिस्तान पक्का पक्का छोड़ के चला जाए, तो उसको हम क्या करेंगे, हम उसको लेकर चल रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद है, अगर आप अपना कारोबार ख़त्म कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, तब भी आपको क्या करनी पड़ेगी, रिटर्न जो है जमा करवानी पड़ेगी। जब आप बिजनेस डिसकंटिन्यू की बात करते हैं तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी है क्या, कि आप खुद नोटिस दे दें कमिश्नर को कि मैं अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया है, और बिजनेस डिसकंटिन्यू करके 15 डेज में जो है वो क्या करना है, आपने अपना नोटिस दे देना है। या कमिश्नर आपको ऑन इट्स ओन भी कह सकता है कि भाईजान हमें शक पड़ रहा है कि आप अपने एसेट्स बेच रहे हैं, सेल्स आपके कम हो गए, कारोबार बंद करने वाले हैं, तो काइंडली जो है वो क्या करें, आप हमें अपने रिटर्न जमा कराएं और अपना बिजनेस जो है वो वाइंड अप कर दें। तो ये है नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। सर ये भी सेम ही सेल्स टैक्स में आपको मिल रहा होगा। गॉट इट? तो अगर याद रखिएगा, अगर आपने खुद डिसकंटिन्यू करना है तो आप डिसकंटिन्यू करने के बाद कमिश्नर को बता दें कि भाई मैं डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, ये मेरी रिटर्न है, कहानी खत्म। या कमिश्नर भी आपको क्या कर सकता है, डिसकंटिन्यूशन का नोटिस भेज सकता है कि हमें शक पड़ रहा है, आपका बिजनेस खत्म हो रहा है, तो काइंडली रिटर्न जमा कराएं और अपनी कहानी जो है वो हमारे से यहाँ पर ख़त्म करें और यहाँ से दफा हो जाए। चलिए जी आगे चलते हैं। और आगे हमने अब देखना है रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बाय सर्टेन पर्सन। क्या? कि अगर आपकी सर्टेन मखसूस पर्सनस जो हैं उनकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के ऊपर हमने क्या कर देते हैं, पाबंदी लगा दी जाएगी। अब वो पाबंदी किसको लगेगी, क्यों लगेगी, किस तरह से लगेगी,
वो हमने क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि भाई ये कौन से लोग हैं जिसके ऊपर हम क्या कर रहे होंगे, हम पाबंदी जो है वो लगा रहे होंगे। तो इसमें सबसे पहले दो तरह के पर्सन हैं, एक है हमारे पास जिनको हम कहते हैं एलिजिबल पर्सन और दूसरे होते हैं इन एलिजिबल पर्सन। तो अगर आप डेफिनेशन के ऊपर आते हैं, इन एलिजिबल पर्सन कौन से होते हैं? इन एलिजिबल पर्सन का मतलब है, अगर आप बात करें तो इन एलिजिबल पर्सन का मतलब है वो पर्सन जो एलिजिबल पर्सन नहीं है। क्या डेफिनेशन है? द पर्सन हु आर नॉट एलिजिबल पर्सन आर सेड टू बी इन एलिजिबल पर्सन। वाह! या फिर एलिजिबल पर्सन कौन से होंगे? एलिजिबल पर्सन कौन है? इन केस ऑफ इंडिविजुअल, अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, ही की और शी की बात करें, वो पर्सन है who has filed return of income immediately preceding tax year and has sufficient resources in the wealth statement। जिसने पिछले साल की रिटर्न जमा कराई है उसके पास वेल्थ रिसोर्सेज में उसके पास वेल्थ भी शो हो रही है। ये तो है इंडिविजुअल के लिए कि इंडिविजुअल कब होगा, उसके पास वेल्थ भी है, पैसा भी है, और उसने जो है वो क्या की है, उसने वो भी सबमिट की है, रिटर्न भी जमा करवाई हुई है, उसको हम क्या मानेंगे? उसको हम एलिजिबल पर्सन जो है वो कंसिडर आउट कर रहे होंगे। उसके अलावा इन केस ऑफ इंडिविजुअल और इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन केस ऑफ अ कंपनी और रिस्पेक्टिवली, क्या आपने ये वेल्थ स्टेटमेंट वगैरह या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह कंपनी ने क्या की है, फाइल की हुई है। नंबर टू, ये तो हो गया कि आप रिटर्न के पर्सपेक्टिव से और अपने डॉक्यूमेंट्स के पर्सपेक्टिव से उन्हें मान रहे हैं। नंबर टू, सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट आपने डिक्लेयर की है, जिसमें आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं और उसमें आपने बताया है कि आपने कोई पर्टिकुलर परचेज की खरीदारी की है, वो कहाँ से की है, कितने की है, वो भी इसमें आप शो कर रहे होंगे। तो आप क्या कहलाएंगे? आप एलिजिबल पर्सन जो है कहला रहे होंगे। मतलब आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, आपके पास सफिशिएंट पैसा है, दौलत है, माल है, आप कोई भी चीज़ जो है वो खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। हम आपको क्या कहेंगे? हम आपको एलिजिबल पर्सन जो है वो कह रहे होंगे। क्या कह रहे होंगे? हम एलिजिबल पर्सन जो है वो कह रहे होंगे। अब इन केस ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल केस में ये आपने हाईलाइट करना है कि इंडिविजुअल अगर ही और शी की बात हो रही है, एलिजिबल पर्सन शैल इंक्लूड हिज इमीडिएटली फैमिली मेम्बर्स। मतलब जो आपका अम्मी हो गई, आपके अब्बा जी हो गए, आपके चिल्ड्रंस हो गए, ये आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स आपके साथ कंबाइन होके भी क्या कह रहे होंगे? इमीडिएट उसमें एलिजिबल पर्सन की क्राइटेरिया में जो है वो क्या हो रहे होंगे? आ रहे होंगे। अब सफिशिएंट रिसोर्सेज का मतलब क्या है? मींस 130% ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एसेट कंप्राइजिंग मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स डिक्लेयर्ड बाय अ पर्सन ईदर इन हिज सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट और वेल्थ स्टेटमेंट। क्या मतलब हुआ कि आपने जो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में अपने एसेट्स जो है वो जमा करवाए हैं, उसका 130%, उसका 130% क्या होना चाहिए? आपके पास कैश पड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 100 रुपीज़ के अपने एसेट जमा कराए हैं, तो इसका 130% ले लें, तो वह जो उसका 130% आएगा, दैट इज़ योर सेड टू बी योर सफिशिएंट रिसोर्सेज, कि आपके पास इतने रिसोर्सेज जो हैं वो मौजूद हैं और आप एलिजिबल पर्सन जो है वो कंसिडर हो रहे होते हैं। इमीडिएट फैमिली मेंबर में कौन कौन आएगा? आपके पास पेरेंट्स, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रंस जो हैं वो आ रहे होंगे। अब सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट जो आप जमा करवाएंगे ये रीड ओनली है। इसका मतलब है कि आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं बोर्ड पोर्टल के ऊपर, जिसपे आपको लग रहा है बता भाई पैसा कहाँ से आया, ट्रांजैक्शन कहाँ से की है, नेचर क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये सारा कुछ जो है वो आप बता रहे हैं। ओके। तो ये सारी बात होगी एलिजिबल पर्सन की। अब जो बंदा एलिजिबल पर्सन नहीं है, जो बंदा एलिजिबल पर्सन नहीं है उसके लिए क्या है? जो इन एलिजिबल पर्सन जो इस क्राइटेरिया में नहीं आएगा, मतलब जिसके पास 130% ऑफ कैश और कैश इक्वलेंट नहीं है, वो बंदा एलिजिबल नहीं है। तो ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि ये लोग जो हैं जो इन एलिजिबल हैं, ये कोई भी गाड़ी, व्हीकल जिसकी 7 मिलियन से ज़्यादा, 70 लाख ज़्यादा की अमाउंट है, ना वो बुक कर सकते हैं, ना वो परचेज कर सकते हैं, ना वो रजिस्टर कर सकते हैं व्हीकल को। उसके अलावा वो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 मिलियन से ज़्यादा है, उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते। वो कोई भी इन्वेस्टमेंट या सिक्योरिटीज़ का अकाउंट जो है 50 मिलियन से ज़्यादा का शेयर नहीं कर सकते। ये आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। क्या? साथ की गाड़ी नहीं खरीद सकते,
100 की प्रॉपर्टी नहीं ले सकते और 50 की सिक्योरिटीज नहीं ले सकते। ये हमने क्या की हुई है, इनके ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, हमने इनके ऊपर जो है पाबंदी लगाई हुई है। ये रिमेंबर, ये जो 50% की इन्वेस्टमेंट है ये न्यू इन्वेस्टमेंट पे काउंट होगी, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो है वो ये काउंट नहीं हो रही होगी। फिर कैश विड्रॉल्स फ्रॉम बैंक अकाउंट्स एक्सीडिंग ₹100 million इन ऑल बैंक अकाउंट्स हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल, कि अगर आप 100 million से ज़्यादा के कैश विड्रॉ करना चाहेंगे वो भी क्या हो जाएंगे, आपके विदहेल्ड हो जाएंगे, आपको नहीं करने दिए जाएंगे। तो सर ये वाली पाबंदियां हैं जो आपके ऊपर लगा दी गई हैं, आपके ऊपर लगाई गई हैं कि भाई ये चीज़ जो है वो हम इसमें लेके चल रहे हों। अब इस पाबंदी से कौन लोग मुबर्रा हैं, किन के ऊपर नहीं लगेगी? जो पब्लिक कंपनीज होंगी या जो नॉन रेजिडेंट होंगे वो जितना मर्जी कैश विड्रॉल कर लें, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो है वो अप्लाई नहीं हो रही होगी। इसके अलावा अगर आप एसेट एक्सचेंज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर रहे हैं, व्हीकल एक्सचेंज कर रहे हैं, तो एक्सचेंज के ऊपर भी जो है वो हम इस चीज़ को नहीं लेकर चल रहे होंगे। गॉट इट? अब ये इसकी जो समरी है, इस समरी को आप लोगों ने देख लेना है, आपके लिए ये याद हो जाएगा कि भाई एलिजिबल पर्सन क्या है, इनकी पाबंदी क्या है, गाड़ी नहीं खरीद सकते, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, सिक्योरिटी जो है नहीं खरीद सकते, और ये 100 million से ज़्यादा कैश जो है वो विड्रॉ नहीं कर सकते। पब्लिक कंपनीज जो हैं वो इसकी एक्सेप्शन है, और ऑलरेडी डिक्लेयर एसेट्स जो हैं वो इसमें क्या होंगे, एक्सेप्शंस कंसीडर हो रहे हैं। तेरी ड्यू डेट्स क्या हैं रिटर्न जमा करवाने की और एक्सटेंशन वगैरह की, उसको ज़रा हमने यहाँ पर देखना है कि व्हाट आर द ड्यू डेट्स ऑफ रिटर्न। ये ड्यू डेट्स में से सवाल आता है, ये ड्यू डेट्स में से सवाल जो है वो आता है। याद रखिएगा, इंडिविजुअल AOP, इनकी जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर होती है। क्या होती है? 30 सितंबर। आपका टैक्स जो शुरू हुआ 1 जुलाई 2025 को, ख़त्म हुआ 30 जून 2026 को। ये ईयर एंड है। इसके बाद नेक्स्ट जून का नेक्स्ट ड्यू डेट क्या होगी? 30 सितंबर 2026। इस दिन तक क्या करनी है, आपने रिटर्न जो है वो सबमिट करवानी होगी। डन हो गया। उसके अलावा अगर आपको कोई नोटिस मिला है तो नोटिस में जो ड्यू डेट होगी या 30 डेज, अगर नोटिस में ड्यू डेट गिवन नहीं तो 30 डेज, अगर ड्यू डेट गिवन है तो उस ड्यू डेट पे हमने क्या करनी है, रिटर्न जो है वो जमा करवाना है। अब यहाँ पे ज़रा एक चीज़ देखिएगा, कंपनी है हमारे पास, कंपनी दो तरह की है, एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है। कंपनी ए का ईयर एंड हो रहा है जनवरी से जून के दरमियान, मतलब कोई भी ऐसी कंपनी है अगर उसका ईयर एंड इन 6 मंथ्स में हो रहा है, अगर उनका ईयर एंड जो है वो इन 6 मंथ्स में हो रहा है, तो ऐसी कंपनी के लिए जो ड्यू डेट होगी वो क्या है हमारी, 31 दिसंबर। क्या है? 31 दिसंबर। और कोई ऐसी कंपनी जिसका ईयर एंड हो रहा है जुलाई से लेके दिसंबर तक, किसी ऐसी कंपनी जिसका ईयर एंड इन 6 माह में हो रहा है, उसके लिए जो हमारी ड्यू डेट बनेगी रिटर्न जमा करवाने की वो होगी आपके पास 30 सितंबर। तो कंपनी के लिए आपने ये याद रखना है। तो कंपनी के लिए वो कंपनी जिसका टैक्स ईयर जो है 1 जनवरी से लेके 30 जून में एंड होगा, उसकी 31 दिसंबर है। और उसके अलावा जो कंपनी है जिसका टैक्स ईयर इसके अलावा एंड हो रहा है, इंडिविजुअल या AOP हो गई, उसका 30 सितंबर होगा। नोटिस की ड्यू डेट या 30 डेज, या कोई भी नोटिस का रिस्पॉन्ड करना हो उसकी ड्यू डेट क्या होगी जो आपने करके बताया होगा। तो ये आपने याद रखना है कंपनी के लिए, बिकॉज इसमें से आपको ड्यू डेट्स वाले पेपर में से आप लोगों को MCQs जो हैं वो आने हैं, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ड्यू डेट्स जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उसके बाद है एक्सटेंशन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न। क्या हमें ड्यू डेट के बाद एक्सटेंशन मिल सकती है? भाई हमारी ड्यू डेट क्या है? हमारी ड्यू डेट है
30 सितंबर, अगर मैं इस डेट तक रिटर्न जो है वो सबमिट नहीं करवा पाया, क्योंकि मैं बाद में करवा सकता हूँ, द आंसर इज यस। आपको 15 डेज की एक्सटेंशन मिल सकती है। उस एक्सटेंशन के क्या वो हैं पैरामीटर्स, कि आप पाकिस्तान से एब्सेंट थे, मौजूद थे पाकिस्तान में, या कोई भी सिकनेस है, मिस एडवेंचर हो गया, बीमारी हो गई, या कोई भी ऐसे रीजनेबल केसेस हैं, तो आप जाके कमिश्नर को एक्सटेंशन की एप्लीकेशन देंगे। आप कमिश्नर के पास जाएंगे, आप उसको एक्सटेंशन की एप्लीकेशन देंगे, आप उसको अपना ड्यू रीज़न जो है वो क्या करेंगे, आप वो जमा करवाएंगे, और वो क्या हो जाएगा, वो आपको एक्सटेंशन जो है वो प्रोवाइड कर देगा। लॉन्गर एक्सटेंशन भी मिल सकती है, बट 15 डेज जो है वो कर देते हैं। और अगर कमिश्नर एक्सटेंशन करने से इनकार कर दे, तो आप जाएंगे चीफ कमिश्नर के पास, और चीफ कमिश्नर जो है वो फिर आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करके आपको 15 डेज की एक्सटेंशन जो है वो ऑफर कर रहा होगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद है, अगर आप रिटर्न अपनी ड्यू डेट पे फाइल नहीं करते, जो आपकी ड्यू डेट है उस पर अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते, तो क्या होगा? ये कंसिक्वेंसेस हमने पढ़ लिए हुए हैं। क्या करना, एक्टिव टैक्स पेनल्टी से रिमूव हो जाएगा, आपको लॉसेस जो हैं वो क्लेम नहीं करने दिए रहेंगे, आपको रिबेट्स जो हैं वो क्लेम नहीं करने दिए जाएंगे, आपका रिफंड जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, और आपका नाम पे बिजली पानी का जो है वो भी पैसे खत्म हो जाएंगे, सिमें जो है वो बंद हो रहेगी। और अगर आप वापस में नाम लेके आना चाहते हैं उसमें, तो आपको डिफ़ॉल्ट से चार्ज पे करना पड़ेगा। 20,000 कंपनी को पे करना पड़ेगा, 10,000 जो है वो एओबी को पे करना पड़ेगा, और 1,000 रुपया करना पे करना पड़ेगा किसको, इंडिविजुअल को पे करना पड़ेगा, अपना नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में लेकर आने के लिए। गॉट इट? जैसे ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ रखनी है आपने। अब उसके बाद है हमारे पास रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम। क्या हम अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो रिवाइज कर सकते हैं? आंसर इज यस। हम अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। अब ये रिवीजन जो है वो कैसे होगी या कैसे नहीं होगी, उसको जो है वो हमने क्या करना है, इधर देखना है। देखिए जी, जब भी आपने अपने रिटर्न जो आपने ओरिजिनल फाइल की थी, अगर आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप जाएं, आप जाकर कमिश्नर से अप्रूवल लें, और आप कमिश्नर से अप्रूवल लेने के बाद जो है वो क्या करें, आप अपने रिटर्न जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। आप रिवाइज अकाउंट्स जो हैं वो साथ लगाएं, रिवाइज ऑडिटेड अकाउंट्स जो हैं उनको साथ लगाएं, तो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी रिटर्न जो है वो रिवाइज हो सकती है। तो इसका मतलब कमिश्नर की अप्रूवल और रिवाइज अकाउंट्स जो हैं वो आपको लगाने पड़ेंगे, इस पे आपकी रिटर्न रिवाइज हो सकती है। लेकिन ये वो सिनेरियोज हैं कि जहाँ पे आपको कमिश्नर की अप्रूवल नहीं चाहिए। आप विदाउट द अप्रूवल ऑफ कमिश्नर क्या कर सकते हैं, आप अपने अकाउंट्स को रिवाइज कर सकते हैं। कब? अगर आपकी रिवीजन जो है वो हो रही है विद इन 60 डेज। अगर आप 60 दिन के अंदर अंदर रिवाइज करना चाह रहे हैं, तो आपको कोई अप्रूवल जो है वो नहीं चाहिए होगी। या अगर आपकी रिवाइज इनकम ज़्यादा है, आपके रिवाइज लॉसेस जो हैं वो कम है, तो उसमें भी आपको कोई किसी किस्म की अप्रूवल जो है वो नहीं चाहिए होगी। आप उसे क्या कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं। या अगर कमिश्नर ने आपको अप्रूवल दी ही नहीं है, लेकिन आप 60 दिन के अंदर अंदर जो है वो रिवाइज कर लेंगे, तो आपको तब भी कमिश्नर के किसी किस्म के अप्रूवल वगैरह की ज़रूरत जो है वो पेश नहीं आएगी। एक चीज़ आपने याद करनी है कि जब आप भी आपने रिटर्न रिवाइज करनी है, तो रिवीजन के लिए इट इज़ नेसेसरी कि आपकी इनकम जो है वो रिवाइज ज़्यादा हो, और आपका टैक्स जो है वो ज़्यादा हो, आपके लॉसेस जो है वो क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। और अगर आपकी इनकम कम हो रही है, आपके लॉसेस बढ़ रहे हैं, फिर आपको अप्रूवल चाहिए होगी, रिवाइज अकाउंट्स जो है वो सबमिट करेंगे, तभी आप रिवाइज कर सकते हैं, अदरवाइज आप रिवाइज नहीं कर सकते। ये रिवीजन ऑफ रिटर्न एज इट इज सेल्स टैक्स में भी आती है, तो हम इसको वहां पे भी डिस्कस आउट कर रहे हैं। एज इट इज जो है वो आपको किसमें मिलेगी, सेल्स टैक्स में भी मिल रही हो। ओके। उसके बाद है, अगर आप खुद रिवाइज करते हैं तो कोई पेनल्टी वगैरह पड़ेगी ना? सर, इस अगर आपको पता है कि आपने टैक्स कम पे किया था,
अगर आपको पता है कि आपने टैक्स पे कम किया था और आप खुद जो है वो रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप शॉर्ट टैक्स पे जो कम पे किया था वो पे कर दें, और वॉलंटरी रिवीजन कर रहे हैं जो सरचार्ज वगैरह है डिफ़ॉल्ट वो पे कर दें। आप कर दें, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपको आप अपनी रिटर्न रिवाइज कर रहे थे वॉलंटरली और आपका ऑडिट का प्रोसेस शुरू हो गया, तो आपने खुद ही अपनी रिटर्न रिवाइज कर दी है विदाउट गेटिंग शो कॉज नोटिस, तो 25% पेनल्टी जो है वो क्या होगी, वो हम पे कर रहे होंगे। और अगर आप रिवाइज कर रहे हैं अपनी रिटर्न लेकिन आफ्टर द इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, फिर आपको कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, 50% पे करनी पड़ेगी। ये सेम जो है वो किस में लगती है, वो आपकी सेल्स टैक्स में भी लग रही होती